Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest national updates. Shiv Sena of UBT MP Sanjay Roth expressed deep sorrow over the demise of renowned musician Zakir Hussain, describing it's a great loss for the country. He praised Hussein's extraordinary talent, stating that the legendary tabla maestro had successfully carved a unique and special place in the hearts of the people, not just in India but across the globe. Roth offered his heartfelt tribute to the legendary musician, acknowledging his immense contribution to the world of music and his lasting impact on generations of music lovers. जाकिर हुसैन जी का जाना देश के लिए बहुत क्षति पहुंचाने वाली खबर है। लता मंगेशकर जी के बाद इस क्षेत्र में, कला और संगीत क्षेत्र में जाकिर हुसैन का जाना हमें बहुत पीड़ादायक है। उस्ताद जी देश में नहीं तो पूरे विश्व में एक ऐसे कलाकार थे जो हर घर में, मन में अपना स्थान निर्माण कर चुके थे। उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी, खुद उनके भाई, सभी ने देश के संगीत क्षेत्र को एक शिखर पर लेकर हमारे कान और मन को तृप्त किया। और ये उनके जाने की उम्र नहीं थी और देश के बाहर जाकर उनका मृत्यु हो गया है। हमारे लिए वो पीड़ादायक है, क्लेशदायक है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। जाकिर हुसैन जी Ahead of Delhi Assembly elections, political statements are flying from key leaders. Congress Udit Raj criticized Aam Aadmi Party serving Kejriwal for misusing power, while Union Minister Hardeep Singh Puri defended the BJP's record in Delhi. Congress candidate Sandeep Dikshit also attacked Kejriwal for failing to deliver on promises, and Ramdas Atwali of the BJP backed his party's stability, and UP Chief Minister Yogi Adityanath expressed confidence in BJP's success. West Bengal Congress President Shubhankar Sarkar raised concerns over the Congress Aam Aadmi Party alliance, while Delhi CM Atishi defended Aam Aadmi Party's achievements in education and healthcare. Meanwhile, the ongoing Farmers Delhi Chalo March added further political tensions in the capital. सभी रेल पटरी जो गांव के आसपास है उसे जाम कर रही है। केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। जब केंद्र सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी दी जाएगी तो एमएसपी दिया नहीं। तो जो शंभू बॉर्डर पर है और दल्लेवाल इस तरह से आमरण अनशन पर हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अगर केंद्र सरकार उनकी बात मान ली जाएगी तो न रेल रोको होगा, न शंभू बॉर्डर पर जमाड़ा होगा, न इतना सरकार के ऊपर खर्च होगा, न लोग जनता को इतनी परेशानी होगी। जनता का आवाजाही को भी बहुत परेशानी है, अर्थव्यवस्था को परेशानी है, कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। तो ये तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरा सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा शब्द की चर्चा काफी हो रही है राजनीतिक तौर पर। आम आदमी पार्टी भाजपा को दोषी मानती है और भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी को रोहिंग्या को फंसाने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि किसी भी देश की राजधानी सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। इस देश की राजधानी सुरक्षित नहीं, इतना क्राइम बढ़ा है पहले बार कि मर्डर, एक्सटॉर्शन, जेलों से मर्डर कराया जा रहा है। तो दिल्ली तो बहुत अनसेफ है। अगर दिल्ली का क्राइम रेट और बिहार से तो है कि जो रोहिंग्या का मसला उठता है चुनाव के दौरान, जब चुनाव नहीं होता तब ये केंद्र सरकार करती क्या है। जैसे झारखंड में रोहिंग्या का मुद्दा उठाया और अब चुनाव खत्म हो गया तो रोहिंग्या का मुद्दा समाप्त हो गया। तो जो बॉर्डर से आते हैं लोग, वो तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसमें आम आदमी पार्टी स्मार्ट इनफ है कि उल्टा इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया है। तो ये एक दूसरे पर दोषारोपण लगा करके समय काट रहे हैं और दिल्ली हो गई है बर्बाद। दिल्ली गंदे नाले में बदल गई है, गंदगी चारों तरफ है, कोई ट्रैफिक जाम रहता, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना और जो जहां झुग्गी, जहां मकान का नारा दिया गया था वो भी कुछ नहीं हुआ, न वहां पर मूलभूत समस्याएं हैं। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन समाधान नहीं है। समाधान नहीं। सवाल ये है कि दिल्ली थी, केजरीवाल साहब राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रहे थे,
निर्भया कांड हुआ था, तब तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए केजरीवाल साहब ने शीला दीक्षित को भी जिम्मेदार ठहराया था। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्यों नहीं। जब During the winter session of the State Assembly, State Minister O.P. Rajpur emphasized the government's commitment to development, asserting that efforts are consistently made to advance the state. He highlighted a specific initiative passed in the cabinet which will provide 5 lakh rupees in interest-free loans to the unemployed youth, underscoring the government's focus on addressing unemployment. Rajpur further affirmed that the government is effectively handling development work and intends to continue doing so. He contrasted the current administration with previous ones, claiming that while past governments witnessed riots and curfews, such issues are no longer present under the current regime. देखिए, सरकार जो विकास के लिए काम कर रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार कटिबद्ध है। हमेशा प्रयास होता है कि प्रदेश का विकास हो, जो योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को धरातल तक, आम आदमी तक पहुंचाया जाए ताकि उसका लाभ आम जनमानस को मिले। इसको लेकर के सदन में भी उसकी चर्चा होगी कि ये योजनाएं, जैसे अगर हम बात करें, अभी ज्वलंत बात करें जीरो पॉवर्टी का, कि हम हर गांव से 25 परिवार का चयन करके हम 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, रास्ता, बिजली, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड नहीं तो सारी व्यवस्था उसको एक साथ देने जा रहे हैं 15 लाख परिवार को। तो ये सदन में जानकारी दी जाएगी कि हम ये योजना लेकर के जनता के बीच में आए हैं। हम नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको 5 लाख रुपए बिना ब्याज का हम उनको रोजगार करना जो चाहता है उसको हम देने की योजना हम कैबिनेट से पास किए हैं। हम वो योजना जनता के बीच में बताने के लिए लेकर के आ रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग हैं जो इस समय रोग से पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपया है। मुख्यमंत्री कोष से मुख्यमंत्री जी पैसा देते हैं। हर विधायक अपनी दस्तखत से पैसा देने का काम करता है गरीबों के इलाज के लिए। तो जो चीजें जनता के हित की हैं उन योजनाओं की जानकारी सदन के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा और विकास के जो भी काम हैं वो बखूबी सरकार कर रही है और करती रहेगी। सर, विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रहा है तो सर क्योंकि आज विपक्ष हंगामे के भी मूड में है कि वो सरकार को घेरने के मूड में है। वहाँ देखिए, विपक्ष का काम है कि सदन चालू होता है तो खाली बोलते बहुत ज्यादा है, कुछ करने की क्षमता तो है नहीं। इस नाते कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर अपना कंट्रोल किया है। जो पिछली सरकारें थी उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, वो चीजें इस सरकार में नहीं है। देखिए, सरकार जो विकास के लिए Madhya Pradesh Minister Vishwas Sarang responded to Priyanka Gandhi Vadra's comments on Prime Minister Modi, highlighting the historical disrespect shown by Congress and left-wing parties towards Hindu religion and temples. He defended Prime Minister Modi for respecting the constitution, which he views as a guiding principle of democracy. Sarang advised Priyanka, a first-time MP, to learn from the Prime Minister and criticized the Gandhi family's tradition of attacking the Prime Minister. He urged Rahul and Priyanka to focus on resolving internal conflicts within their party. ये विषय बहुत सेंसिटिव है, पर यह बात सही है कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जहां हमें देखने को मिलता है कि बहुसंख्यक समुदाय सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठे हैं। यह भी सच है कि कांग्रेस, वाम दलों ने, समाजवादी पार्टी ने हर समय हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू देवी देवताओं का, मंदिरों का अपमान किया है। मुझे लगता है क्योंकि संबल का विषय एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है, इस पर अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। और पर मुझे लगता है कि यदि हमें मंदिर और धार्मिक स्थल कब्जे में है तो उसको छुड़ाना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गिना दिया, इतिहास बता दिया कि कांग्रेस ने संविधान का मजाक भी उड़ाया है और कांग्रेस को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए उपयोग किया है। हमने हर समय संविधान का पालन भी किया और संविधान का सम्मान भी किया है।
लोकतंत्र में संविधान किसी धार्मिक ग्रंथ जैसा ही है और हमारे लिए भारत का संविधान धार्मिक ग्रंथ जैसा है, तो उसको आत्मसात करना ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारी भाव और भावना भी है। प्रियंका गांधी कह रही जी को चाहिए कि अभी नया पहली बार वो सदन में पहुंची हैं, कुछ सीखेंगी तो कुछ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी पर जिस तरह के शब्दों का उपयोग गांधी परिवार करता है, नेहरू परिवार करता है, ये बहुत अच्छा लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। अपनी उम्र, अपना पद और अपना कद देखकर ही राहुल जी और प्रियंका जी को प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस में आपस में टकराव। BJP leader Dushyant Gautam recently spoke on the issues of Rohingyas, Bangladeshi immigrants and Aam Aadmi Party leader Amanullah Khan's controversial remarks. Gautam criticized the Aam Aadmi Party for allegedly supporting the settlement of Rohingyas and Bangladeshis in Delhi, accusing them of using these communities as vote banks. He particularly targeted Amanullah Khan for his role in facilitating the settlement, suggesting that such actions were anti-national. Gautam also mentioned the poor governance of Aam Aadmi Party, stating that the party has failed to address basic issues like water and infrastructure in Delhi, which had worsened under the rule. He emphasized that the BJP was committed to ensuring the security and well-being of the people of Delhi and condemned the Aam Aadmi Party for its approach to the Rohingya and Bangladeshi issue. The BJP stance reflects a broader political agenda to counter AAP's growing influence in the capital. देखिएगा साफ साफ जाहिर है ये रोहिंग्या को लाकर जहाँ पे अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, अमानतुल्लाह खान उनका ही विधायक है। उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए, उनको खर्चे के पैसे दिए, उन्होंने पूरी बस्ती बसाई है उन्होंने। आप बांग्लादेशियों को लाकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप लोगों का जीना दुभर कर दिया है। आप रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए पैसे देते हैं। हमारे पंडित नहीं है, हमारे पुजारी नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं देते। आप मौलवियों को पैसे देते हैं। ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए अब दिल्ली गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली को पता है कि बांग्लादेशियों को किसने फंसाया है, बांग्लादेशियों को किसने जगह दी, बांग्लादेशियों को किसने 10-10 हजार रुपए दिए, ये सब पता है सबको। इसलिए अब दिल्ली की जनता को केजरीवाल गुमराह नहीं कर सकते। हमने कोई नहीं कराया। बोगस उनके राशन कार्ड बनाना, बोगस वोटर आई कार्ड बनाना, ये सब इन्होंने आम पार्टी ने किया, अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इन्होंने दिल्ली में शांति फैलाने का काम किया है। हम बताएं हमने बांग्लादेशी को प्रवेश करने दिया? हम तो उनको निकालने का बड़ा संकल्प है। हमको दिल्ली सुरक्षित चाहिए और दिल्ली सुरक्षित जब ही हो सकती है बांग्लादेशी वापसी जाएंगे। इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया है। इन्होंने मौलवी और सभी को पैसे दे देकर उनको एक अलग से ध्रुवीकरण करने का काम किया है। इसलिए आज दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का समय अब जा चुका है। सूची जारी कर दी है, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। कोई आप संगठन के बात कर रहे हैं आपस में कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? आपको कोई चाहता ही नहीं है। सबसे बड़ी देश में जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी आम पार्टी है। उत्तराखंड में इनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, गोवा में इन्होंने जमानत जब्त कराई है, हरियाणा में इन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई है, हिमाचल में जमानत जब्त कराई है, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त कराई है। उम्मीदवार नहीं है इनके पास में, इसलिए कौन से मिलकर चलेगा? कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कांग्रेस का दिखा के एक दस्तावेज शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों को आज तक नहीं बता पाए दिल्ली कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को। कौन इनसे अलायंस करेगा? इनका अलायंस खाली दिल्ली वासियों को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए है और देश की मेहनत की कमाई को, मेहनत के पैसे को सभी देश के अंदर आने की जगह लगाने का है। पहली बार दिल्ली बर्बाद हुई है, पहली बार दिल्ली घाटे में पहुंची है। पहले भी शासन करती रही है दिल्ली, लेकिन पहली बार जमुना की ऐसी हालत हुई है। स्कूल नहीं बने हैं, हॉस्पिटल नहीं बने हैं, खाली नाटक और ड्रामा, झूठ की राजनीति करने वाले लोगों पर अब देखिएगा साफ साफ जाहिर है ये रोहिंग्या को लाकर जहाँ पे अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, अमानतुल्लाह खान उनका ही विधायक है। उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए, उनको खर्चे के पैसे दिए, उन्होंने पूरी बस्ती बसाई है उन्होंने। आप बांग्लादेशियों को लाकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप लोगों का जीना दुभर कर दिया है। आप रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए पैसे देते हैं। हमारे पंडित नहीं है, हमारे पुजारी नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं देते।
आप मौलवियों को पैसे देते हैं, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए अब दिल्ली गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली को पता है कि बांग्लादेशियों किसने फंसाया है, बांग्लादेशियों किसने जगह दी, बांग्लादेशियों किसी ने 10-10 हजार रुपए दिए, ये सब पता है सबको। इसलिए अब दिल्ली की जनता को केजरीवाल गुमराह नहीं कर सकते। उन्हें घर उपलब्ध कराया और आधिकारिक तौर पर उन्हें यहाँ बसने में मदद की। हमने कोई नहीं कराया। बोगस उनके राशन कार्ड बनाना, बोगस वोटर आई कार्ड बनाना, ये सब इन्होंने आम पार्टी ने किया, अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इन्होंने दिल्ली में शांति फैलाने का काम किया है। हम बताएं हमने बांग्लादेशी को प्रवेश करने दिया? हम तो उनको निकालने का बड़ा संकल्प है। हमको दिल्ली सुरक्षित चाहिए, और दिल्ली सुरक्षित जब ही हो सकती है बांग्लादेशी वापसी जाएंगे। इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया है। इन्होंने मौलवी और सभी को पैसे दे देकर उनको एक अलग से ध्रुवीकरण करने का काम किया है। इसलिए आज दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का समय अब जा चुका है। सूची जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली तेजी से चुनाव लड़ेंगे। कोई आप संगठन के बात कर रहे हैं आपस में कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? आपको कोई चाहता ही नहीं है। सबसे बड़ी देश में जमानत जब्त करवाने वाली पार्टी आम पार्टी है। उत्तराखंड में इनका प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में, गोवा में इन्होंने जमानत जब्त कराई है, हरियाणा में इन्होंने अपनी जमानत जब्त कराई है, हिमाचल में जमानत जब्त कराई है, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त कराई है। उम्मीदवार नहीं है इनके पास में, इसलिए कौन इनसे मिलकर चलेगा? कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। कांग्रेस का दिखा के एक दस्तावेज शीला दीक्षित के भ्रष्टाचारों को आज तक नहीं बता पाए दिल्ली कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को। कौन इनसे अलायंस करेगा? इनका अलायंस खाली दिल्ली वासियों को लूटने के लिए, देश को लूटने के लिए है, और देश की मेहनत की कमाई को, मेहनत के पैसे को सभी देश के अंदर अनेक अनेक जगह लगाने का है। पहली बार दिल्ली बर्बाद हुई है, पहली बार दिल्ली घाटे में पहुंची है। पहले भी शासन करती रही है दिल्ली, लेकिन पहली बार जमुना की ऐसी हालत हुई है। स्कूल नहीं बने हैं, हॉस्पिटल नहीं बने हैं, खाली नाटक और ड्रामा, झूठ की राजनीति करने वाले लोगों पर अब देखिएगा साफ साफ जाहिर है ये रोहिंग्या को लाकर जहां पे अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं नहीं कह रहे, अमानतुल्लाह खान उनका ही विधायक है। उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए, उनको खर्चे के पैसे दिए, उन्होंने पूरी बस्ती बसाई है उन्होंने। आप बांग्लादेशियों को लाकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। आप लोगों को जीना दुभर कर दिया है। आप रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए पैसे देते हैं। हमारे पंडित नहीं है, हमारे पुजारी नहीं है, उनको 1 रुपया नहीं देते। आप मौलवियों को पैसे देते हैं, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, हम ध्रुवीकरण नहीं कर रहे। हम तो विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए अब दिल्ली गुमराह होने वाली नहीं है। दिल्ली को पता है कि बांग्लादेशियों किसने फंसाया है, बांग्लादेशियों किसने जगह दी, बांग्लादेशियों किसी ने 10-10 हजार रुपए दिए, ये सब पता है सबको। इसलिए अब दिल्ली की जनता को केजरीवाल गुमराह नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार ने उन्हें घर उपलब्ध कराया और आधिकारिक तौर पर उन्हें यहाँ बसने में मदद की। हमने कोई नहीं कराया। बोगस उनके राशन कार्ड बनाना, बोगस वोटर आई कार्ड बनाना, ये सब इन्होंने आम पार्टी ने किया, अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इन्होंने दिल्ली में शांति फैलाने का काम किया है। हम बताएं हमने बांग्लादेशी को प्रवेश करने दिया? हम तो उनको निकालने का बड़ा संकल्प है। हमको दिल्ली सुरक्षित चाहिए, और दिल्ली सुरक्षित जब ही हो सकती है बांग्लादेशी वापसी जाएंगे। इन्होंने वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल किया है। इन्होंने मौलवी और सभी को पैसे Vijay Ramdas, a Mridang player, mourned the passing of tabla master Zakir Hussain, calling it a huge loss to the music world. He shared a memory from the 1960s when his Gurudev met Zakir Hussain's father, Ustad Allah Raka, and witnessed young Zakir's remarkable talent. Das also paid tribute to his own Gurudev, Dr. Ram Shankar Das, who established the Hanumant Vishwakala Sangeet Ashram in Ayodhya and contributed to both Mridang and tabla traditions. Vijay further emphasized the inseparable connection between Mridang and tabla and honored Zakir Hussain's enduring legacy in music. देखिए, ये भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। अभी हम एकाद स्मरण आपको बताना चाहते हैं इनसे संबंधित, जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को बताया था। जब सन 60 में गुरुदेव हमारे जय मृदंग के घोष के लिए देश का भ्रमण करने निकले, तो इसी भ्रमण काल में वो मुंबई गए। मुंबई में
उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिताश्री श्री अल्लाह रखा साहब मिले और उन्होंने कहा कि आइए हमारे घर चलिए। और चूंकि उनका जो परंपरा है जिसको घराना बोलते हैं, पंजाब घराना, वो पखावज का ही मृदंग का ही घराना है। और वो अपने आप में एक दूसरे को ये मानते थे कि भाई हम लोग घर के हैं और चलो वहाँ पर चलते हैं। तो हमारे गुरुदेव वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब देखा कि तबला बज रहा था तो उस समय उस्ताद जी जाकिर हुसैन साहब लमसम 8-9 साल के थे और खूब मजे में रियाज कर रहे थे। तो गुरुदेव ने पूछा कि अरे भाई कौन रियाज कर रहा है? तो बहुत अच्छा सुनाई दे रहा, बहुत अच्छी हालत है, बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है। करे आप ही का बालक है, रियाज कर रहा है। तो मतलब उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। संगीत जगत का अपूर्णीय क्षति है और हम ये कह सकते हैं कि वह विश्वविख्यात थे, विश्वविश्रुत थे और हर दिल अजीज थे। उनका जाना वाकई में तबला का जैसे एक जो स्वर होता है, चाटी होता है, वो कहीं न कहीं धीमा पड़ा। देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुदेव मृदंग महर्षि डॉक्टर रामशंकर दास उपाख्य श्री स्वामी पागलदास जी महाराज, जो पूरे विश्व में मृदंग के ख्याति के लिए जाने जाते थे और अयोध्या में रहकर हनुमत विश्व कला संगीत आश्रम का उन्होंने स्थापना किया और इसी के माध्यम से पूरे विश्व में वो जाने और माने जाते थे। और जो ये हमारी परंपरा है संगीत की, तो ये जो हमारा परंपरा है कोदो सिंह बनाम अवधी घराना, तो ये भी जो उस्ताद जी थे वो पंजाब घराना लाला भवानी दिन जी जो हमारे प्रवर्तक थे, उन्हीं के परंपरा से है। पहले वहाँ भी मृदंग वादन हुआ कर। देखिए, Lucknow DCP Central Ravina Tyagi announced that the winter session of the UP Assembly will commence today and extensive security arrangements have been put in place. Tyagi further mentioned that along with civil police, the PCS Provincial Civil Services and Rapid Reaction Force RRF have been deployed to ensure smooth proceedings. Tyagi also highlighted that all sensitive areas around the assembly have been covered and CCTV cameras have been installed for continuous surveillance and enhanced security during the session. आज विधानसभा सत्र था, तो इसको लेकर के विधानसभा के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज विधानमंडल का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम है, जिसमें सिविल पुलिस बल के साथ साथ जो भी पीएसी और रैपिड रिएक्शन फोर्स जो है RRF, उसकी टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। सभी संवेदनशील स्थानों को कवर किया गया है। इसमें सिर्फ विधानसभा के आसपास ही नहीं, पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त लगातार जो है सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से भी हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं। सभी गणमान्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों का ही व्यापक प्रबंध किया गया है। मैम, इधर का जो आवागमन है उसको बंद किया जाएगा जब अंदर लोग जाना शुरू होंगे? देखिए, यातायात के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किए जा चुके हैं। इसमें डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है, जिसमें जन सामान्य के लिए कुछ देर के लिए डाइवर्जन भी यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, ताकि सुविधा से सभी कन्वीनियंस से जो है विधानसभा सत्र प्रारंभ करवाया जा सके। आज विधानसभा सत्र था, तो इसको लेकर के विधानसभा के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आज विधानमंडल का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम है, जिसमें सिविल पुलिस बल के साथ साथ जो भी पीएसी और रैपिड रिएक्शन फोर्स जो है RRF, उसकी टुकड़ियां भी लगाई गई हैं। सभी संवेदनशील स्थानों को कवर किया गया है। इसमें सिर्फ विधानसभा के आसपास ही नहीं, पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इसके अतिरिक्त लगातार जो है सीसीटीवी कैमरा आदि के माध्यम से भी हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं। सभी गणमान्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों का ही व्यापक प्रबंध किया गया है। मैम, इधर का जो आवागमन है उसको बंद किया जाएगा जब अंदर लोग जाना शुरू होंगे? देखिए, यातायात के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किए जा चुके हैं। इसमें डाइवर्जन प्लान
लागू किया गया है, जिसमें जन सामान्य के लिए कुछ देर के लिए डाइवर्जन भी यहाँ पर लागू करना पड़ेगा, ताकि सुविधा से सभी कन्वीनियंस से जो है विधानसभा सत्र प्रारंभ करवाया जा सके। Pravin Khandelwal criticized Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party for their failed governance in Delhi, accusing them of fielding tainted candidates and mismanaging the city for a decade. He defended Union Minister Hardeep Singh Puri's statement denying any Rohingya migrants were given accommodation in Delhi, labeling opponents as spreading false narratives. Khandelwal also questioned Congress' role in Delhi's issues and expressed confidence in Devendra Fadnavis' leadership in Maharashtra. He highlighted the reopening of a Shiva temple in Sambal after decades and condemned efforts to encroach upon religious sites. Lastly, Khandelwal accused Kejriwal of using the Women's Court initiative as an election gimmick, claiming he failed to support women during his tenure as Chief Minister. आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में वो सारे नाम है जो दागदार नाम है, और इससे ये साफ पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की सोच क्या है। ये सारे वही लोग हैं जो पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को कुछ दे नहीं पाए और दिल्ली को बदहाल कर दिया। निश्चित रूप से दिल्ली की जनता एक एक चेहरे को अच्छी तरीके से पहचानती है और विधानसभा चुनावों में सही सबक सिखाने की तैयारी में है और बदलाव होगा। भाजपा की सरकार दिल्ली में प्रचंड बहुमत से बनेगी। बिल्कुल जो श्री हरदीप पुरी जी ने कहा है वो शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। रोहिंग्याओं या अवैध घुसपैठियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का रुख सदा से स्पष्ट रहा है और जो भी लोग रोहिंग्या के बारे में नैरेटिव बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं हताश और निराश लोग हैं जो राजनीति में अब नीचे स्तर की राजनीति करने की चेष्टा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। हरदीप पुरी जी के स्टेटमेंट से ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है। अगर आतिशी ऐसा कह रही है तो वो बताए ना क्या है। In Thoothukudi, Tamil Nadu, heavy rainfall has led to significant waterlogging in several areas, including PNT Colony, Kathirvel Nagar and Millerpuram West. Residents of these localities have been facing difficulties as water has accumulated on roads, disrupting daily life and causing inconvenience. The rainwater has caused severe damage and drainage issues, with many areas submerged under several inches of water. Local authorities are expected to take action to address the situation, but for now, the residents are struggling with the aftermath of the heavy downpour.
Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.